मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब की जीवन यात्रा में दलितों पर होने वाले अत्याचार, उनके विरुद्ध सामाजिक संघर्ष, दलित अत्याचार पर बुद्धकालीन घटना, महाड़ की घटना के बाद दलितों में शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए क्या कार्य किए गए, संस्था की स्थापना, उसका नाम समाज समता संघ, बेगार प्रथा क्या थी, वतनी प्रथा क्या थी, बिल का उद्देश्य क्या था, इन सब के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में बाबा साहब का पुस्तक प्रेम, उनके पुस्तकालय की विशालता, बाबा साहब की विद्वत्ता, भविष्य में उनकी अपनी संकल्पनाएं, बाबा साहब के मतानुसार सामाजिक स्थिरता का अर्थ क्या था, बाबा साहब का समाज सुधार से संबंधित अभियान, बाबा साहब की वकालत, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, पानी के लिए सत्याग्रह, इन सब के बारे में जाना था। आज शुरू करते हैं बाबा साहब की जीवन यात्रा। इसको प्रश्न उत्तर के माध्यम से लेते हैं। प्रश्न पहला, क्या दलितों पर होने वाले अत्याचार की प्रथा हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है? उत्तर, यह भयंकर प्रथा 2600 वर्ष पूर्व बुद्ध काल में भी विद्यमान थी। जब किसी शूद्र को आगे बढ़ता हुआ देखता था समाज, तो समाज में तीव्र प्रतिक्रिया होती थी। सभी लोग एकजुट होकर विद्रोह का स्वर उठाते थे। उदाहरण के लिए बुद्ध काल की घटना का उल्लेख किया जाता है। एक दिन बुद्ध ने प्रातः काल में जब जगत का अपनी अंतर्दृष्टि से सर्वेक्षण किया, तो उसमें उन्होंने भंगी सुमित को देखा, जिसके आध्यात्मिक पुनरुत्थान का समय आ गया था। भिक्षाटन के समय उन्होंने सुमित को मैला ढोते हुए देखा। बुद्ध तक दुर्गंध न पहुँचे, ऐसा सोचकर वह भागने लगा। बुद्ध ने उसे रुकने के लिए कहा। उससे पूछा, क्या तुम प्रव्रजित होना चाहोगे? उन दिनों प्रव्रज्या धारण करना बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। उसने कहा कि मुझे कौन प्रव्रज्या दिलाएगा? बुद्ध बोले, मैं दिलाऊंगा। और वहीं तालाब के किनारे उसे प्रव्रज्या दिलाई गई। इस प्रकार बुद्ध ने एक भंगी सुमित को भिक्षु बना दिया। बहुत प्रतिक्रियाएं हुई। प्रतिक्रियाएं होनी स्वाभाविक भी थी। इस देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि कोई भंगी भिक्षुक बन गया था। उच्च जाति के लोग बौखलाए हुए थे। उन्होंने कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत के सम्मुख प्रस्तुत हुए और उनके सम्मुख अपनी शिकायतें पेश की। राजा प्रसेनजीत ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं ही इस मामले की जांच करेंगे। राजा प्रसेनजीत अगले दिन बौद्ध विहार पहुंचे और शाक्य मुनि के समक्ष उपस्थित हुए। शिष्टाचार के साथ आदान प्रदान के बाद मूल प्रश्न पूछने से पूर्व उन्होंने एक अन्य प्रश्न का उत्तर दिया। प्रसेनजीत नरेश ने कहा, भगवान, आज जब मैं आपसे मिलने आ रहा था तो मुख्य द्वार के पास एक नवयुवक भिक्षु को धर्म प्रवचन देते हुए उसके आसपास भीड़ उसी प्रकार थी जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियां होती हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब और अलौकिक प्रकाश था और सारे लोग निशब्द शांत होकर पूरी तन्मयता के साथ उसके प्रवचन को सुन रहे थे। मैंने उस नवयुवक भिक्षु को आपके आश्रम में पहले कभी नहीं देखा। वह कौन है? तथागत ने करुणामय दृष्टि डालते हुए मुस्कुराकर कहा कि वह एक नया भिक्षुक सुमित है, जो अभी हाल ही में संघ में शामिल हुआ है। पहले वह एक भंगी था। राजा प्रसेनजीत को कोई और प्रश्न नहीं करना पड़ा। उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। वे वापस चले गए। महाड़ की घटना के बाद दलितों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बाबा साहब ने जून सन 1928 में सरकारी विधि महाविद्यालय के विधि के प्राध्यापक का कार्यभार संभाला। इसी समय उन्होंने दलित जाति शिक्षण समिति की
स्थापना की। इसका उद्देश्य था पिछड़े लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। तत्कालीन सरकार ने बाबा साहब के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनकी योजना को मूर्त रूप देने के लिए वार्षिक 9,000 रुपये की राशि स्वीकृत की, जिसका उपयोग 5 छात्रावासों में किया जाना था। इसका अर्थ था प्रत्येक छात्रावास को प्रति माह 150 रुपये का सरकारी अनुदान। यद्यपि यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान थी, पर कुछ भी न मिलने से कम यह राशि कुछ तो अच्छी थी, लेकिन इस पैसे से कोई कार्य विशेष नहीं हो सकता था। पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने दलित जाति शिक्षण समिति नामक एक ट्रस्ट बनाया और वे स्वयं इसके जनरल सेक्रेटरी बन गए। मानवता की सेवा के नाम पर ट्रस्ट ने हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी लोगों से दान देने की अपील की, ताकि दलितों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जा सके। दलित जाति परिषद का अधिवेशन अप्रैल 1929 में रत्नागिरी जिले के चिपलून नगर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बाबा साहब ने की थी। अधिवेशन की समाप्ति पर बाबा साहब ने एक ब्राह्मण कार्यकर्ता मित्र देवराज नाइक ने वेद मंत्रोच्चार के बीच 6,000 शूद्रों को यज्ञोपवीत पहनाया। उन दिनों आर्य समाज के कार्यकर्ता भी इस प्रकार के आयोजन विशेषकर उत्तर भारत में अक्सर किया करते थे। चिपलून नगर के अधिवेशन के बाद अगले महीने जलगांव में इसकी सभा हुई। बाबा साहब ने वहां सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उच्च वर्ग के हिंदुओं को सावधान किया। अगर बदली हुई परिस्थितियों में, बदले हुए समाज में सवर्ण हिंदू जाति ने अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं किया और दलितों के साथ अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाया, तो फिर दलित को मजबूर होकर अपना धर्मांतर करना होगा और किसी अन्य समाज का आश्रय लेना पड़ेगा। बाबा साहब ने महार जाति के उत्थान के प्रयासों का श्रेय महारों को दिया। उनका कहना था कि जो कुछ भी जीवन में कर पाए उसे संपूर्णतः उनके कारण ही कर पाए। उन्होंने अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह को भी प्रोत्साहित किया, ताकि समाज में अधिक से अधिक मेलजोल रखा जा सके। प्रश्न दूसरा, क्या दलित जाति शिक्षण समिति के अलावा भी बाबा साहब ने किसी अन्य संस्था की स्थापना की? उत्तर, बाबा साहब ने मुंबई में एक संस्था की स्थापना की। उसका नाम था समाज समता संघ। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था अछूत नागरिकों को उनके अधिकार दिलाना। गणेश उत्सव का समय चल रहा था। मुंबई के अन्य दलों की तरह दादर में भी गणेश उत्सव मनाया जाने वाला था। उस सार्वजनिक गणेश उत्सव के आयोजकों के समाज समता संघ को सूचित किया गया कि अछूत गणेश की मूर्ति का दर्शन नहीं कर सकेंगे। समाज समता संघ के कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया थी कि मानव मन का स्वभाव ऐसा होता है कि जिस काम को नहीं करने के लिए कहा जाता, मानव मन उसी को अधिक करना चाहता है। गणेश उत्सव के संबंध में भी यही बात हुई थी। समाज समता संघ के सदस्यों को मूर्ति का दर्शन करने से मना कर दिया गया था और उनके कौतूहल जगा और उनमें से अनेक मूर्ति दर्शन के लिए व्यग्र हो उठे। बाबा साहब ने पंडाल में जाने वाले लोगों का नेतृत्व किया और आयोजकों को तर्क दिया। गणेश उत्सव एक सार्वजनिक आयोजन था और सामाजिक उत्सव में जाने से हम किसी को रोक नहीं सकते। लोगों की संगठित शक्ति को देखकर आयोजकों को मजबूर होकर सब लोगों को मूर्ति दर्शन की अनुमति देनी पड़ी। इस प्रकार पहले की तरह एक बार फिर बाबा साहब और उनके सहयोगी अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहे।
मुंबई की सरकार ने अछूतों और आदिवासियों की वस्तु स्थिति जानने के लिए और उनमें सुधार लाने के उद्देश्य में एक कमेटी बनाई। बाबा साहब को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया, लेकिन सामाजिक दुर्दशाएं थी कि शायद ही कोई सुधार किया जा सके। एक बार एक अछूत बालक ने शिकायत की कि उसे विद्यालय में अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठने नहीं दिया जाता, उसे दूर अकेले में बैठने को मजबूर किया जाता है। बाबा साहब इस शिकायत की जांच के लिए स्कूल पहुंचे, परंतु विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने उन्हें स्कूल में आने ही नहीं दिया। बाबा साहब आगे कुछ कर नहीं सके। बाबा साहब महाराष्ट्र के 40 गांव क्षेत्र में 23 अक्टूबर 1929 को किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। दलित समाज वाले उन्हें तांगे में कार्यक्रम स्थल तक ले जाना चाहते थे, परंतु कोई भी तांगे वाला एक अछूत को ले जाने को तैयार नहीं था। एक तांगे वाला बाबा साहब को इस शर्त पर ले जाने को तैयार हो गया कि कोई अछूत इस तांगे को चलाएगा और तांगा वाला स्वयं पैदल चलेगा। बाबा साहब तांगे पर सवार हुए और एक अछूत बंधु तांगा चलाने लगे। तांगे का अभी चलना शुरू ही हुआ था कि घोड़े ने दुलती लगाई और तांगा उलट गया। बाबा साहब जमीन पर गिर पड़े। उन्हें गहरी चोट आई। उनके दाएं पांव की एक हड्डी टूट गई, जो उन्हें जीवन पर्यंत दुख देती रही। बाबा साहब 2 महीने तक बिस्तर में पड़े रहे। बाबा साहब को अनेक अवसरों पर इसी तरह अपमानित किया गया था। प्रश्न तीसरा, बेगार प्रथा क्या थी? उस दिशा में बाबा साहब ने क्या प्रयत्न किए? उत्तर, बेगार प्रथा के अंतर्गत महाराष्ट्र के चौकीदार महारों को थोड़ी जमीन दे दी जाती थी और बेगारी के रूप में दिन रात सरकारी चाकरी करनी पड़ती थी। यह उत्तर भारत में प्रचलित बेगार प्रथा के समतुल्य थी। उत्तर भारत में प्रचलित बेगार प्रथा के समतुल्य महाराष्ट्र में वतनी प्रथा विद्यमान थी। जिस जमीन के एवज में वे बेगार करते वह वतनी कहलाती थी। धीरे धीरे जमीन के टुकड़े होते जाते थे और उनसे कोई खास फसल नहीं निकल पाती थी। इसमें इन चौकीदार महारों की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जाती थी। हेरेडिटरी ऑफिसेज एक्ट के अनुसार महार जाति के लोग जिन्हें कुछ पद दे दिए जाते थे, उन्हें दिन रात सरकार और ग्रामीणों की सेवा में कार्य करना पड़ता था। महार लोग नौकरी की अनुपस्थिति में उसके पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य को उसकी जगह काम करना पड़ता था। इतना परिश्रम करने पर मजदूरी के रूप में उन्हें 2 आने से लेकर 1.5 रुपये प्रतिमाह मिलते थे। वतनी प्रणाली के कारण महार जाति के सदस्यगण अपना आत्मसम्मान खोते गए और इस छोटे से काम से सदा के लिए बंध गए थे। इसके परिणाम स्वरूप महार जाति नीचे गिरती गई। बाबा साहब ने इस बात पर पूरा जोर दिया कि एक्ट में संशोधन करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत वतनी प्रणाली को संपूर्णतः समाप्त करना चाहिए। बाबा साहब ने अपने समुदाय के सदस्यों को राय दी, छोटे छोटे टुकड़ों पर आश्रित रहने के बजाय उनके समुदाय के सदस्यों को चाहिए कि वे जमीन में खेती करें और अपना जीवन व्यापन करें। बाबा साहब ने वतनी प्रथा को समाप्त करने के लिए बिल पेश किया, परंतु अनेक प्रयासों के बाद भी बिल पास न हो पाया। चौकीदारों का दुख दूर करने में बाबा साहब असमर्थ रहे। बाबा साहब ने 19 मार्च सन 1928 को मुंबई विधान परिषद में मुंबई हेरिडिटरी ऑफिसेज में संशोधन लाने के लिए बिल प्रस्तुत किया। इस बिल के उद्देश्य, पहला, वतनदार उस जमीन को अपने नाम करा ले। दूसरा, वतन प्रणाली में अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। तीसरा,
वतनदार लोगों के कर्तव्यों को तय करना। बिल को पेश करते समय बाबा साहब ने काउंसिल के सदस्यों को बताया कि महारों को जमीन पूर्व काल के राजा महाराजाओं द्वारा दी गई थी। समय बीतने के बाद भी वर्तमान सरकार ने न तो उनके जमीन के क्षेत्रफल को बढ़ाया और न ही उन महारों को दिए जाने वाली मजदूरी के बारे में सोचा। उनको प्राप्त होने वाली राशि बहुत कम थी। उनका कहना था कि वे जमीनें महार सेवकों को दे देनी चाहिए और उन्हें मजदूरी के बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। बाबा साहब ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार इन महार सेवकों को मुक्त करने से मना कर देती है तब एक प्रकार का अघोषित युद्ध राजस्व विभाग और महार लोगों के बीच होकर रहेगा। इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। वे स्वयं पूरे जीवन इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे कि महार लोग अपनी मांगे पूरी करने के लिए हड़ताल करें। वतनी प्रथा महारों की उन्नति में सबसे बड़ा रोड़ा था। महार नेताओं ने 16 दिसंबर 1939 को हरेगांव अहमदनगर जिला में एक सम्मेलन आयोजित किया और उसके पश्चात मुंबई के गवर्नर को एक आवेदन दिया। मुंबई की सरकार ने बाबा साहब से इस विषय पर चर्चा की। अपने आवेदन में महारों ने अपनी मांगे रखी। वो इस प्रकार, पहली मांग इस प्रकार है, महार लोगों की वतनी जमीन को रैयतवाड़ी जमीन में बदलना। दूसरा, महार लोगों को निम्न वर्ग का सेवक मानकर उन्हें मासिक वेतन देना। तीसरा, महार लोगों से मात्र सरकारी कार्य करवाना। जब बाबा साहब वायसराय काउंसिल के सदस्य बने तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे सत्याग्रह को वापस ले लेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि सत्याग्रह करने की बजाय वे काउंसिल के सदस्य के रूप में अपने उद्देश्य को प्राप्त अधिक सफलता से कर सकते थे। वतनी प्रथा के विरुद्ध आवाज बुलंद करने हेतु बाबा साहब ने द बॉम्बे स्टेट इन्फीरियर विलेज वतनदार एसोसिएशन की 16 जून 1956 को स्थापना की और स्वयं इसके चेयरमैन बने। यह दुर्भाग्य की बात थी कि आज़ादी के करीब 9 साल के बाद भी हमारे देश में वतनी प्रथा बंद न हो पाई। बाबा साहब को स्वतंत्र भारत में इसके लिए एक बार फिर आंदोलन करना पड़ा। बाबा साहब एक घोषणा में स्पष्ट कर दिया कि अगर सरकार मेल मिलाप से वतनी प्रथा का हल नहीं निकालती तो फिर वे सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। बाबा साहब का कहना था कि सरकार ने जिनकी जोत उनकी जमीन के सिद्धांत को मान लिया था, पद सरकारी जमीन को इस एक्ट के अंदर नहीं लाना चाहती थी। बाबा साहब का मानना था कि वतनी प्रथा और वतन एक्ट दोनों ही संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध थे, इस कारण गैर कानूनी थे। उनकी धारणा थी कि वतनी प्रथा के खिलाफ हाई कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता था और अगर वहां उनकी हार हो जाती है तो उस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जाए। मुंबई विलेज एबोलिशन एक्ट 1959 के अंतर्गत वतनी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस व्यक्ति ने 20 वर्षों तक वतनी प्रथा के उन्मूलन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, वह उस प्रथा के उन्मूलन को देखने के लिए संसार में जीवित नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब की जीवन यात्रा में आज इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।